हम नारीवाद कर रहे थे और उसके तहत आज मैं आपको कराने जा रही हूँ भारतीय नारीवादी आंदोलन की विशेषताएं। तो प्रथम विशेषता जो नारीवादी आंदोलन की है भारत में, उसके अंतर्गत हम असंगठित नारीवादी आंदोलन यह विशेषता ले सकते हैं। और इस असंगठित नारीवादी आंदोलन के क्या प्रमुख कारण थे? पहला था भारतीय स्त्री समाज के बहुसंख्यक स्त्री समूहों की अपनी प्राचीन एवं सुदृढ़ धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं और इन परंपराओं में इन स्त्री समूहों की गहरी आस्था भी है। तो इन परंपराओं एवं प्रचलित जो धाराएं हैं उनमें कोई तालमेल स्थापित करना बहुत ही कठिन कार्य है और इसी वजह से ये जो सशक्त आंदोलन बनाने के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा कारण जो असंगठित नारीवादी आंदोलन का है वह है संपूर्ण भारतीय स्त्री समाज विभिन्न और प्रायः विपरीत हितों वाले नारी समूहों में विभाजित हैं। ऐसे जटिल और विभिन्न हितों के बीच प्रभावशाली एकता और तालमेल स्थापित करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है और भारतीय संविधान ने स्त्री समाज से संबंधित जो आधारभूत अधिकारों की व्यवस्था की है, उसके साथ ही भारत की जो विभिन्न सरकारें हैं वो समय समय पर स्त्री हित के लिए और उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती हैं। तो इसलिए विभिन्न नारीवादी संगठनों को अपनी मांगों के लिए लामबंद होने की जो ज़रूरत है वो महसूस ही नहीं हुई आज तक। तो इन कारणों से जो हमारा भारतीय नारीवादी आंदोलन है वह असंगठित है और इतना शक्तिशाली वह नहीं बन पाया। दूसरा जो कारण है वह है, यानी दूसरी विशेषता जो है भारतीय नारीवादी आंदोलन की, वह है विकसित आंदोलन, क्रमशः विकसित आंदोलन। और भारतीय नारीवादी आंदोलन का जो उदारवादी मूल्यों और संवैधानिक साधनों द्वारा निरंतर विकास हुआ है, तो यानी 19वीं सदी से अब तक, तो इसे हम क्रमशः जो विकसित आंदोलन कह सकते हैं। और इसके विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो कौन सी हैं? पहली है भारतीय नारीवाद का प्रारंभिक चरण, दूसरा है भारतीय नारीवाद का द्वितीय चरण जो कि 1916 से 1947 तक का है, पहला है 1829 से 1915 तक और तीसरा चरण है 1947 से वर्तमान काल तक। तो जो शुरुआत हुई भारतीय नारीवादी आंदोलन की वो बंगाल से हुई, क्योंकि वहाँ पर जो स्त्री की दुर्दशा थी और सती प्रथा और बाल विवाह, इन प्रथाओं की घोर निंदा हुई और 20वीं सदी के द्वितीय दशक से भारत द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति के काल तक भारतीय नारीवादी आंदोलन का विकास गांधीवादी दर्शन और उदारवादी लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था के मूल्यों के अंतर्गत हुआ। और इस काल में इस आंदोलन का विकास सामाजिक क्षेत्र से शैक्षणिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र तक भी हुआ। इसी काल में साम्यवाद की क्रांतिकारी भावनाओं से प्रेरित होकर साम्यवादी नारीवादी आंदोलन का भी उदय हुआ। लेकिन व्यवहार में यह आंदोलन स्त्री श्रमिकों के कुछ आंदोलनों तक ही सक्रिय रहा। फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद नवनिर्मित संविधान द्वारा भारतीय नारी समाज के पक्ष में ऐसी संवैधानिक व्यवस्थाएं स्वीकार की गईं जिनकी मांग स्वतंत्रता से पहले भी की जा रही थी। और 5वें दशक में हिंदू कोड बिल पारित किया गया। हिंदू परिवार व्यवस्था को हिंदू नारी के हित के अनुरूप संशोधित किया गया। इससे संतुष्ट नारीवादी आंदोलन के सामने ऐसा कोई प्रमुख मुद्दा नहीं रहा जिसके लिए आंदोलन किया जाए। फिर 20वीं सदी के 7वें दशक में भारतीय नारीवादी आंदोलन एक नए सोच और कार्यक्रम के साथ पुनः सक्रिय हुआ और इसके अंतर्गत जो है भारतीय नारीवादी आंदोलन के विकास के अंतर्गत जो मुख्य विषय इस समय रहे वो थे सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज और उससे संबंधित स्त्री हत्या, मादा भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, पुरुष की तुलना में स्त्री श्रमिक को असमान वेतन
और उसकी अस्थायी भर्ती का विरोध, ये सारे जो मुद्दे थे वो सारे इसके अंतर्गत शामिल हुए। और प्रथम विचारधारा से तात्पर्य जो है वो मुख्यतः वामपंथी विचारधारा से है यहाँ पर, और द्वितीय विचारधारा जो है उससे आशय मुख्यतया पाश्चात्य उग्र बौद्धिक नारीवाद से है। तो वर्तमान काल में भारतीय नारीवादी आंदोलन से संबंधित अधिकांश महिलाएं उत्तर आधुनिक नारीवाद से प्रेरित हैं। जो तीसरी विशेषता है नारीवादी आंदोलन की भारत के, वह है साधन की प्रकृति से विकासवादी आंदोलन। यानी भारतीय नारीवाद के जो ऐतिहासिक विवरण हमने अभी दिया, उससे ये जो आंदोलन है क्रमशः विकसित आंदोलन कहलाता है। और प्रारंभ से ही भारतीय नारीवादी आंदोलन ने अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसक साधन पद्धति की तुलना में विकासवादी साधन पद्धति को अपनाया। और इसने अपने विकासवादी साधन पद्धति के अंतर्गत अग्रलिखित अहिंसात्मक व संवैधानिक साधनों को प्रमुख स्थान दिया। यानी सामाजिक चेतना, शिक्षा, जनमत निर्माण, सार्वजनिक बहस, अहिंसक प्रदर्शन व आंदोलन, विधि निर्माण का साधन, ये जो थे ये उल्लेखनीय थे मुद्दे। और इनको यानी आंदोलनकर्ताओं को इसमें पर्याप्त सफलता भी मिली। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान तथा बाद के कानूनों द्वारा इस आंदोलन की अधिकांश मांगों को स्वीकार भी कर लिया गया। चौथी विशेषता जो है भारतीय नारीवादी आंदोलन की, वह है हित समूहों की दृष्टि से यह एक विभाजित आंदोलन। यानी विभिन्न प्रकार के जो हित समूह थे, जैसे संपूर्ण स्त्री समाज, शिक्षा, शहरीकरण, जाति, आर्थिक वर्ग, प्रादेशिक संस्कृति आदि के आधार पर ऐसे स्त्री समूहों में हमारा समाज विभाजित हो गया था, जिनकी जीवन दृष्टि यानी इनका जो चिंतन का जो स्तर था वो आवश्यकताओं और समस्याओं में पर्याप्त अंतर रखता था। इसलिए उनके हितों में भी पर्याप्त अंतर हो गया। और इस दृष्टि से जो विभिन्न स्त्री समूह हैं उनको हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है शहरी व ग्रामीण स्त्री समूह, दूसरा है आर्थिक दृष्टि से उच्च वर्गीय, मध्य वर्गीय व निम्न वर्गीय स्त्री समूह, और तीसरा है सवर्ण, दलित व आदिवासी स्त्री समूह। चौथा है पंथ निरपेक्ष व धार्मिक आस्थावादी स्त्री समूह। तो ये कुछ हमने विभाजित किए हैं। और भारत में मोटे तौर पर बहुसंख्यक पंथ तथा अल्पसंख्यक पंथ के जो स्त्री समाज के नारीवादी चिंतन है उसमें भी अंतर है। तो इस प्रकार हम के अंतर का कारण जो है उनकी शिक्षा के स्तर और आर्थिक स्थिति के अंतरों के साथ वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की समस्याओं के अंतर में भी देखा जा सकता है। और इसके अलावा बहुसंख्यक पंथ के स्त्री समाज की तुलना में अल्पसंख्यक पंथ के स्त्री समाज पर अनुदारवादी एवं पंथिक चिंतन का जो दबाव है वो अधिक दिख पड़ता है। अब पाश्चात्य नारीवादी आंदोलन से अंतर यदि हम करें भारतीय नारीवादी आंदोलन का, तो हम पाएंगे कि कुछ अंतर हैं जो हम कर सकते हैं। पहला है भारतीय तथा पश्चिमी नारीवादी आंदोलन के प्रेरणा स्रोत विभिन्न हैं और इनमें सैद्धांतिक अंतर भी है। फॉर एग्जाम्पल, स्त्री व पुरुष के पारस्परिक संबंधों को तय करने वाले जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रेरणा स्रोत हैं उनमें भिन्नता है, और इस कारण पश्चिमी जगत में स्त्री व पुरुष के संबंधों में परस्पर विरोध एवं शत्रुता भाव को स्थान दिया गया है, और दूसरी तरफ भारत में इनके संबंधों में अनुपूरकता तथा सहयोग के भाव पर जोर दिया गया है। दूसरा जो अंतर है वह है पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रति दोनों नारीवादों की प्रतिक्रिया में अंतर। वो क्या है कि पश्चिमी जो नारीवादी आंदोलन है उसने पितृसत्तात्मक सिद्धांत को स्त्री जाति के प्रति पुरुष जाति के एक षड्यंत्र के रूप में स्वीकारा है, जबकि भारतीय नारीवादी आंदोलन की मुख्य धारा ने पितृसत्तात्मक सिद्धांत की समाप्ति को अपना उद्देश्य अभी स्वीकार नहीं किया है।
तीसरा जो डिफरेंस है वो है पश्चिमी नारीवादी आंदोलन और जो भारतीय आंदोलन है उसमें उनकी समस्याओं में पर्याप्त अंतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पश्चिमी नारीवादी आंदोलन है वो एक समृद्ध व विकसित समाज से संबंधित आंदोलन है, और भारतीय जो आंदोलन है वह अभावों से समृद्धि की ओर बढ़ते समाज से संबंधित आंदोलन है। इसलिए भारतीय नारीवादी आंदोलन की अपनी ऐसी विशिष्ट समस्याएं हैं जिनका पाश्चात्य नारीवादी आंदोलन में कोई स्थान या महत्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मादा भ्रूण हत्या, बाल विवाह, असहाय व परित्यक्त वृद्ध स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार आदि ये समस्याएं जो हैं ये आपको पश्चिमी जो आंदोलन है उसमें देखने को नहीं मिलेंगी। फिर जो पाश्चात्य नारीवादी आंदोलन का प्रभाव है उसका विरोध भी हुआ है। जैसे भारतीय नारीवादी आंदोलन पर पाश्चात्य नारीवादी आंदोलन का जो प्रभाव है वो हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रभाव हुआ। तो प्रेरित तो है भारतीय नारीवादी आंदोलन पश्चिम के नारीवादी आंदोलन से, और क्योंकि स्त्री जाति की पुरुष जाति के साथ आर्थिक व राजनीतिक समानता की जो मांग है वो कॉमन है, वो प्रभाव पाश्चात्य नारीवादी आंदोलन का ही है। फिर 20वीं सदी के अंतिम दशकों में भारतीय नारीवादी आंदोलन पर पाश्चात्य उग्र बौद्धिक नारीवादी आंदोलन का भी प्रभाव देखने को मिलता है। उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ ऐसी प्रवृत्तियां उभरी भारतीय नारीवादी आंदोलन में जो अपनी प्रकृति से अभारतीय और तामसी थी। फॉर एग्जाम्पल नारी उत्पीड़न का जो प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक सिद्धांत को मानना था और परिवार निरपेक्ष नारी मुक्ति के सिद्धांत का समर्थन करना और परिवार एवं मातृत्व को एक बोझ मानना, ये जो हैं पाश्चात्य नारीवादी आंदोलन के ही प्रभाव भारतीय नारीवादी आंदोलन में देखने को मिले। और वर्तमान काल में भारतीय नारीवादी आंदोलन पर पश्चिम में उत्पन्न जो उत्तर आधुनिक नारीवादी आंदोलन का प्रभाव है वो भी अब निरंतर बढ़ रहा है। और इस वजह से जो भारतीय नारीवादी आंदोलन है उसके चिंतन और प्रवृत्ति में जो पाश्चात्य प्रभाव है वो स्पष्ट देखने को मिलता है। फिर पाश्चात्य नारीवादी जो आंदोलन है उसके प्रभाव का विरोध भी हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि भारत में मुख्यतया पश्चिम के जो उग्र बौद्धिक नारीवादी आंदोलन का उग्र विरोध किया गया है तो वो पश्चिम की जो अन्य नारीवादी आंदोलन की धाराएं हैं उनका नहीं किया है ना। तो वस्तुतः होता यह है कि वहाँ के नारीवादी आंदोलन के चिंतन, मूल्यों और कार्यक्रमों में ऐसी प्रवृत्तियां मौजूद हैं जिनके कारण हमारा जो नारीवादी आंदोलन है उसमें अपसंस्कृति यानी नकारात्मक, अबौद्धिक व स्वेच्छाचारी संस्कृति की प्रवृत्तियां बढ़ी हैं। तो आलोचक ये कहते हैं कि पश्चिम का जो ये उग्र बौद्धिक नारीवादी आंदोलन है उसका भूत भारत में विभिन्न प्रचार माध्यमों से आंधी की तरह आ रहा है, और इस वजह से नारी की जो स्वतंत्रता, अधिकार और मुक्ति की जो मांग है वह भारतीय संस्कृति के मानकों के विपरीत है और वो राष्ट्रीय हित के लिए भी घातक है। एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं निर्मला शर्मा, उनका तो यहाँ तक कहना है कि भारत के गांवों में रहने वाली स्त्री तो मुक्त होने की इच्छा व्यक्त ही नहीं करती। एक मजदूरन जो है वो भी ऐसी सोच नहीं रखती। मुक्ति और स्वच्छंदता तो वे स्त्रियां चाहती हैं जो कम कपड़ों में टेलीविज़न के विज्ञापनों में नज़र आती हैं ताकि वो कपड़ों का बोझ और हल्का कर सकें। तो ये जो टिप्पणी है ये बड़ी विरोधी टिप्पणी है, और यहाँ पर जो भारतीय समाज के विभिन्न वर्ग और समूह हैं वो इस आलोचना से सहमत भी नहीं हैं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो दूरदर्शन, सिनेमा, साहित्य और विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों द्वारा अपने विचारों और कार्यक्रमों द्वारा पश्चिमी उग्र बौद्धिक नारीवादी जो आंदोलन है
उसका प्रसार हो रहा है और स्त्री देह को भोग्य रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन इस बारे में सरकार के सांस्कृतिक विभाग के साथ ही अन्य गैर सरकारी सांस्कृतिक संगठन जो हैं वो मौन हैं। तो ये बात है। और जो पूंजीपतियों का एक वर्ग है तथा जो नए धनाढ्य वर्ग जो है वो इस आलोचना से असहमत है और ये वर्ग ऐसी आलोचना को व्यक्ति स्वतंत्रता के विरुद्ध तथा गैर लोकतांत्रिक प्रकृति का मानता है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो आधुनिक भारतीय नारीवादी आंदोलन है एक विकासवादी प्रकृति का आंदोलन है और जहाँ एक और मध्यकालीन भारत में प्रचलित स्त्री संबंधी मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं का विरोधी है, दूसरी तरफ प्राचीन भारतीय नारीवादी तथा आधुनिक पाश्चात्य नारीवाद की आपसी क्रिया एवं प्रतिक्रिया से विकसित एवं संश्लेषित आंदोलन ये कहलाया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन में कि भारतीय नारीवादी आंदोलन ने विभिन्न पाश्चात्य नारीवादी विचारधाराओं के उन अंशों को ही अपनाया है जो इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हैं कि भारतीय स्त्री जाति की सामाजिक स्थिति में उत्थान हो, उसके परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में वो भागीदारी बने। इस उद्देश्य और कार्यक्रम को पूरा करने के लिए उन्होंने तय किया है। तो वर्तमान काल में भारतीय नारीवादी आंदोलन ने पश्चिम में उत्पन्न उत्तर आधुनिक नारीवाद के अधिकांश अंशों को अपनाया ही है, नकारा नहीं। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।